What's up and assalamu alaikum. This is me Taha Fasi और today we are going to learn ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चैप्टर 1. चैप्टर 1 बहुत ही सिंपल है. 3 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी एक टॉपिक है जो कि हमें आता है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. वो टॉपिक है पीएमसी से रिलेटेड एंड यू कैन जस्ट रीड इट, रिवाइज इट, यू आर सेट. उसके बाद जब 3 पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन द वर्क प्लेस, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और थर्ड है आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे. इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? द स्किल्स बिटवीन यू एंड द पीपल. ठीक है, एक बंदे को सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे डीलिंग करनी होती है. डीलिंग किससे? अगले लोगों से. तो वो जो चीज़ें फॉलो करता है इन दैट डीलिंग्स, इन दैट इंटरेक्शन, या फिर डिफरेंट बिहेवियर्स जो वो फॉलो करता है, वो उसके होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स. ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर इंक्लूड होता है कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल. सॉफ्ट स्किल्स आते हैं सारे के सारे, पता है आपको क्या होते हैं वो. उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, या फिर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, या फिर परसुएशन, नेगोशिएशन, और ये जो दूसरे आ जाते हैं सारे के सारे इंटरपर्सनल स्किल्स. लर्निंग द इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो कि वर्क प्लेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसे डेमोस्ट्रेट कैसे किया जाएगा? अब आपको अगर मैम देती है सवाल कि भाई ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इन्हें वर्क प्लेस के अंदर रिलेट करके बताना है, तो यू नो अबाउट व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल मतलब लोगों के बीच में, दो पर्सनस के बीच का इंटरपर्सनल, ऐसे मिला लो कॉन्सेप्ट, ईजी है. इसकी स्लाइड पे चलते हैं 2 सेकंड. हियर इट इज़. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. हाँ, अभी मैंने बोला था. ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स रिजल्ट इन. अच्छा, ये वगैरह कि अगर आपके मैनेजर के पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो वो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रेट का बचा लेगा, हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस करेगा इस्तेमाल रिक्रूटमेंट के अंदर, बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी उस कंपनी की, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, और एक एक एम्प्लॉय जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करेगा. ठीक है, बिल्ली तंग करिए. तो बहरहाल ये सारे पॉइंट्स थे इंटरपर्सनल स्किल के. बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है. इंपॉर्टेंस है ना, अगर बंदे के अंदर लीडरशिप नहीं है तो फिर वो क्या करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके. मोस्ट ऑफ द रिसेंट और जॉब्स जो आ रही हैं उसमें रिक्वायर्ड है कि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो. अब आपके पास अगर वो नहीं है तो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर जॉब एक्टिविटीज़. तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड फॉर अ मैनेजर इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही इज़ डीलिंग विद द पीपल. मैनेजर इज़ फॉर द पीपल. ठीक है, मैनेजर का काम ही ये है कि लोगों में से काम निकलवाए. तो ही हैज़ टू लर्न एवरी टाइप ऑफ इंटरपर्सनल स्किल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ सिंगल गोल. ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. ये जो है ना, ये इस पर जाना ही नहीं है ना, ये आएगा भी नहीं पेपर में. मगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको पता होना चाहिए क्या है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ ऑल अबाउट the behavior of people working in the organization in terms of their relations within themselves and within themselves and with each other. ठीक है, अब एक बंदा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अगर डिमोटिवेट हो रहा है किसी चीज़ से तो उसका अपना मैटर है वो. मगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो बंदा होगा वो उसे स्टडी करेगा कि ये कैसे डिमोटिवेट है, क्या हो रहा है. सो विद इन द इंडिविजुअल एंड विद ईच अदर इन अ सेंस के आपस में जो उनकी इंटरेक्शन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर नज़र आती है हमें. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ऑल अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमंस वर्किंग इन द फील्ड टुगेदर फॉर अ सिंगल गोल, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक गोल. ठीक है, 2 सेकंड. आई एम बैक. यार बिल्ली ने तंग किया था. बहरहाल, सो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से क्या होता है? सिंपली इंटरेक्शंस और प्रेडिक्शंस की स्टडी है, थ्रू विच यू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस एंड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ है ही नहीं. बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आने वाला है अब. सबसे लास्ट बिहेवियरल साइंसेस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था.
इसका इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, आएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ इफ़ यू हैव पेन पेपर तो भाई लिखते जाओ। यू आर अ मैनेजर, नाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, you are reacting to a lot of things. You have to learn how to cope up with all those things. Responding के दो फैक्टर्स आते हैं, उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। रिस्पॉन्डिंग, आप पहली बात तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो एज अ मैनेजर इकोनॉमिक प्रेशर को। एक इकोनॉमिक टफ टाइम आ जाता है तो फिर बंदे को मतलब उसका पता ही तब चलता है, एक मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है, तो उस मैनेजर का पता ही तब चलता है जब वो इसकी कंपनी एक टफ टाइम से थ्रू जा रही है, ठीक है। इफ़ द कंपनी इज़ फेसिंग एनी फाइनेंशियल इशू तो फाइनेंशियल मैनेजर की स्किल्स देखी जाएंगी, वो क्या ऐसे मैनेज करता है, ठीक है। और अच्छे टाइम्स में जब कोई कंपनी ठीक है, सही चल रही है, उस टाइम जो मैनेजर है वो कैसे इकोनॉमिक प्रेशर को फील करेगा, उस टाइम में वो जो उसने सर्विसेज दी हैं उससे अगर वो अच्छे टाइम पे चल रहा है तो वो रिवॉर्ड भी करेगा, लोगों को सेटिस्फाई करेगा और एम्प्लॉयज़ को मतलब सेट करके रखेगा बिल्कुल भाईचारा। तो ये है एक मैनेजर का काम, ठीक है। तो ये एक तरीके से चैलेंज भी है, इकोनॉमिक टफ टाइम, और एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है कि एक मैनेजर जो है वो अपनी टीम को कैसे एनालाइज कर सकता है, ढूंढ सकता है कि किस में कितनी गलतियाँ हैं, कौन ऐसे हल्का फुल्का है, ठीक है। तो इन बोथ कॉन्सेप्ट्स, इन बोथ वेज, ओबी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैनेजर टू एम्प्लॉयज़ रिलेशन, वो उसके अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है बहुत ही वास्ट टर्म है, इसको कितने कॉन्सेप्ट से समझाया जाए कम पड़ जाती है, पर बहरहाल ग्लोबलाइजेशन सिंपली इसके अगर मैं रिलेट करूँ तो मतलब बढ़ना, इन द सेंस के बढ़ाते जाना अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सेंस के अंदर। अब जैसे कि एक मैनेजर है, उसे डील करना है फॉरेन असाइनमेंट से, मैनेजर को डील करना है एज ए स्पोक्स पर्सन बन के विद डिफरेंट कंपनीज आउटसाइड, एक मैनेजर को डील करना है एज ए एम्बेसडर बन के, एक मैनेजर को डील करना है अलॉट ऑफ रोल्स में उतर के, रोल्स ऑफ मैनेजर ऊपर पड़ा था ना जो उसमें। तो ऑल दीज थिंग्स डू कंसिडर द वेज हाउ मैनेजर्स रिएक्ट, ठीक है। एक मैनेजर जो है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर जिसके साथ वो काम कर रहा है वो लोग कौन से हैं। अब आ गया उसके लिए एक चैलेंज, अगर वो पंजाबी है मैनेजर हिमसेल्फ, दूसरे लोग सारे सिंधी हैं, तो उनकी आपस में बनेगी नहीं, मैनेजर सिंधी वाले एम्प्लॉयज़ से बन ही नहीं पाएगा, सुनेगी ही नहीं उसकी, पता है ना कैसे होते हैं सिंधी लोग, बहरहाल। तो इट इज़ अ चैलेंज। नाउ ओ भी पढ़ने से हमें पता चलता है कि हाउ डज अ मैनेजर विल कंडीशन इम्प्रूव दैट टाइप ऑफ कंडीशन और सिचुएशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब एक चैलेंज आ जाता है एम्प्लॉय के मैनेजर के पास कि लोग निकल रहे हैं जॉब से, मतलब छोड़ के जा रहे हैं, लेफ़्ट ओवर कर रहे हैं, टर्न ओवर आ रहे हैं बहुत सारे, बिकॉज कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उन्हें अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। और अब उनके लिए एक चैलेंज ये भी आ रहा है कि जो इनके लेवल की कंपनी है वो ज़्यादा अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, तो लोग जा रहे हैं ये वो, ठीक है। तो दैट इज़ अ चैलेंज एंड दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम देयर एडवांसमेंट एंड चैलेंज टू डील विथ। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एडवांसमेंट मतलब कि जैसे नोकिया की कंपनी है, उसने देखा कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पॉइंट बिल्ली ने तंग किया, बहरहाल ग्लोबलाइजेशन पॉइंट के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कि हाँ एक कंपनी है जो कम्पीट कर पा रही है, ठीक है, नोकिया की कंपनी है, उसको सैमसंग कम्पीट कर रही है। नाउ इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर नोकिया टू लर्न दैट व्हाट दे आर डूइंग एंड देन अप्लाई दैट इन देयर कंपनी सो दैट दे कैन बीट देम, ठीक है, और दे कैन कम्पीट देम इफेक्टिवली। तो इस तरीके से भी देखा जाता है। दूसरे तरीके से ये देखा जाता है कि अगर कोई कंपनी फॉल में जा रही है, ठीक है, तो इन अ सेंस फॉल ये कि टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू अनदर कंपनी, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो उधर उसके लिए एक चैलेंज आ जाएगा। तो मैनेजर के जो ताल्लुकात हैं, मैनेजर के जो स्किल्स हैं, वो मूवी के अंदर पढ़ते हैं कि हाउ दैट मैनेजर वुड डू दैट।
तो ओबी के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं काफ़ी, वो हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू आर अ मैनेजर। एंड इफ़ यू आर अ मैनेजर यू आर मैनेजिंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। एक रेशियल डाइवर्सिटी आती है, एथनिक ग्रुप्स की आती है, और रिलीजियस वाइज आती है, फिर साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ वाइज आती है, सेक्स और एज के हिसाब से भी आती है। ठीक है, ये सारी जो डाइवर्सिटीज़ आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको डील करना भी मैनेजर का एक काम है। ओबी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं विच डू टेल अस कि हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। साइकोलॉजिकल लेवल पे लोगों के अलग अलग थाट्स हैं, जैसे कि रिलीजन, तो हाउ डू यू डील दैट थ्रू द साइकोलॉजिकल सेक्शन ऑफ द स्टडीज़ ऑफ ओबी। ठीक है, फिज़िकल आ गया, फिज़िकल सेक्शन, ऐसे करके हम डील करते हैं और मैनेज कर लेते हैं कि वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी जो चल रही है। बट एज अ मैनेजर हम हमेशा मैनेज करते हैं कि इफ़ योर वर्क फोर्स हैज़ ह्यूज डाइवर्सिटी देन यू हैव टू मैनेज इट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ऐसे नहीं कि एक को आपने सप्रेस किया हुआ है और एक को आपने चढ़ाया हुआ है ऊपर। सेकंड पॉइंट इसके बाद जो आता है वो है कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने वाला। जैसे कि ओबी के अंदर रिलेशन के बारे में इम्पोर्टेंट जोर दिया गया है, और कस्टमर्स मतलब जैसे कि आउटसाइड के एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स होते हैं हमारे, इनसाइड के एम्प्लॉयज़ नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं। सो कस्टमर सर्विस इज़ ऑल्सो अबाउट द डीलिंग विद द पीपल आउटसाइड, और द पीपल हु डील विद योर प्रोडक्ट वो तुम्हारे कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो कस्टमर्स सिंपली अगर देखा जाए तो वो एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है और उनको जो बिहेवियर्स हैं उससे एसोसिएट होता है कस्टमर, एक उसकी सेटिस्फेक्शन भी उससे एसोसिएटेड होती है। तो ओबी के अंदर हम पढ़ते हैं अगर आप मैनेजर हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन कर रहे हो, ट्रेन इन अ सेंस के आप उन्हें कैसे ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें आपके। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स। ओए होए, ओबी जो है बहुत ही लोगों के स्किल्स इम्प्रूव करता है, बिकॉज हमें पता चलता है कि हमें अपनी जॉब को कैसे एक अच्छे तरीके से एज ए मैनेजर हमें पता चलता है कि हम अपनी जो जॉब्स दे रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, जो टेक्निक्स हो रही हैं, उनको कैसे हम मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं थ्रू ओबी के हम थ्रू पढ़ते हैं। बिकॉज हम फिर हर टाइप की अप्रोच को स्टडी करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल हो गई, फिज़िकल हो गई, सोशियोलॉजिकल हो गई, हर तरह की जो अप्रोच है वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि मोर इफ़ेक्टिव आउटपुट निकल सके। तो वो एक मैनेजर होगा, जैसे ओबी आती होगी तो ओबी का कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है इधर। चैलेंजेस होते हैं उसे फिर डिफरेंट लोगों को देख के, अगर एक कंपनी में एक बंदा है हाईली क्वालिफाइड है, दूसरा भी उतना ही क्वालिफाइड है, एक के अंदर फिजिकल स्किल्स आते हैं, एक को नहीं आते, तो उस एक को नहीं आते उसको ट्रेन करना है, दैट इज़ अ चैलेंज। और जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, अब ट्रेन पे आपने किसी को रखा हुआ है कि भाई इसको ट्रेन करो, तो वो भी ट्रेन हो रहा है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। कि एक गिरा हुआ मिला है तो जो पहले ही गिरा हुआ था, जो थोड़ा चढ़ा हुआ था, उसको उस पर रख दे तो फिर दोनों सेट हो जाएंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चैलेंज भी मिल जाता है। तो वी डू आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड solutions through learning the OBE as a manager. As a manager you deal with innovation and change. Innovation और change तो बहुत ही important है for a survival of a company. If a company want to learn, a learning organization is always the best organization. ये सुना होगा quotation. So managers are the role key players of the organization and they all focus on one thing, that is the innovation and the improvement 24/7. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो मास्टर कर लेती हैं चेंजेस होने के आर्ट को, ठीक है, कला को, बदलने की कला को। तो दैट्स ऑल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टेम्पररीनेस। ओए होए होए होए, ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना आजकल की, वो 3 तरीके से चलती हैं, वो 3 फेजेस से गुजरती हैं। पहला फेज़ उरूज, दूसरा फेज़ कंट्रोल, तीसरा फेज जवाल। उरूज मतलब टॉप फेज़, मीडियम फेस और फिर लो फेस। पहले तो ठक से चढ़ जाती ऊपर, जैसे कि ब्लू रिबन बेकर्स, सबसे पहले बहुत नाम हुआ, सब ने अच्छा खाया ये वो, फिर उन्होंने करना था मैनेज स्टेज, फिर उनका आया मैनेजिंग स्टेज 1 साल पूरा, फिर उनके आ गया है गिरने का स्टेज, डाउनफॉल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू जाती है। तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो शुरू में स्टेबल हो, मिड में भी स्टेबल हो और एंड में भी स्टेबल हो, क्योंकि बहुत से चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से डाइवर्सिटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। तो इस किस्म की टेम्पररीनेस जो है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है आती है, जो उससे एम्प्लॉय इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट होते हुए एम्प्लॉय को मैनेज करना मैनेजर का काम है, राइट ओवर देयर। और मैनेजर हिमसेल्फ, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉई है, तो मैनेजर हिमसेल्फ भी
इफेक्ट हो जाता है इस टाइप की चीज़ों से, तो उससे भी लड़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि हाउ टू कोप अप. दैट वाज अ चैलेंज एंड ही लर्न फ्रॉम इट, एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी दैट दे लर्न फ्रॉम इट, एंड चैलेंज वाज टू डील विद दैट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ्लेक्सिबल और फास्ट बनाना है ताकि डील कर पाए. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में होती है, मतलब एक कंटिन्यूस मोशन के अंदर होती है. दैट इज़ समटाइम्स गोइंग टू द टॉप एंड समटाइम्स गोइंग टू द बॉटम, मतलब एक उरूज पे भी सवाल पे भी, उरूज पे भी सवाल पे, ऐसे ऐसे करके चल रही होती है. ठीक है, तो उस डाउन साइज और अप साइज होते हुए क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना इज़ द स्किल आर्ट. और ये ओबी के थ्रू ही हम पढ़ते हैं कि हाउ डू वी डू दैट. तो ओबी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे हेल्प करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें और फिर से डील करने का तरीके बताते हैं. इसके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका नाम है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. सॉरी, ये टॉपिक है. I'm helping employees balance work-life conflicts. Employees do have issues with their work life and their personal life. बीवी घर से तंग कर रही है, मसला हो गया ना. अब आके वहाँ पे काम करेगा, ही विल हैव डिस्ट्रैक्शन घर पे कि भाई बीवी, ये वही मसला. ठीक है, बच्चे बीमार हो, ये वो. तो इसके बीच में जो इंटर बंदे एक एम्प्लॉय के जो पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, इंटरपर्सनल नहीं, पर्सनल इश्यूज़ जो हैं, वो इश्यूज़ भी हम पढ़ लेते हैं ओबी के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज़ कैन अराइज एंड हाउ टू डील विद दैम. बहुत से लोग होते हैं जो डीमोटिवेट होते हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली. ठीक है, अब जॉब सिक्योरिटी हमें कैसे मिलेगी, वो तो प्राइवेट फर्म है. जो अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी है उनके पास. ठीक है, सो इन दैट वे अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी disturbing for a lot of employees, and they do kind of cope up with that, and through OB concepts we do understand कि कैसे होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा तो फिर वो ही कॉम्पीट कर पाएंगी, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा उन्हें, एडवांटेज मिलेगा उन्हें, या फिर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी. ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ये होता है कि मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब कम्पीट कर रही आपस में, एंड कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू गो अहेड बाय पुलिंग यू डाउन, आपको पीछे खींच के आगे जाते हैं. ठीक है, सो रियल ऑर्गेनाइजेशन, रियल मैनेजर्स, रियल वर्किंग फोर्स कम्युनिटी, मतलब एक असल का जो पूरा एक रियल होता है, मतलब रियल वाले जो होते हैं, ऐसे ठेकड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं. जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो शुरू से ही स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर लेती है कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है. अगर हमारे कोई कुछ खींच रहा है हमें, या हम कह सकते हैं प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस वो पहले से ही डील कर लेती हैं अपने प्रॉब्लम्स को, कि हमें कोई खींच रहा है पीछे, या हमें कोई रोक रहा है, या फिर हम किसी चीज़ की वजह से लिमिट में आ रहे हैं, वो हमारी वीकनेस क्या है उसे पॉइंट आउट करके प्रोएक्टिवली और फिर उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देती है. तो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर देम, और उस पर वर्कआउट करना इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. सो थ्रू OB वी डू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, ये सारा कॉन्फ्लिक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल है, और आपको कॉन्सेप्चुअली लिखना है पूरा का पूरा. उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ इम्प्रूविंग द एथिकल बिहेवियर. एथिकल बिहेवियर जो होता है वो मतलब कैसे कहा जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक लड़की है और एक लड़का है. अब लड़का आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्सिस्ट जोक्स मार रहा है, मतलब लड़की हो किचन में निकलो, ठीक है, लड़की हो तुम क्या काम करोगी, हम करते हैं, सेक्सिस्ट जोक मार रहा है. ठीक है, मतलब जेंडर बायस्ड जोक्स मार रहा है, या फिर ऑफेंसिव लाइंस कह रहा है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं. ठीक है, तो मैनेजर्स जो हैं वो देखते हैं कि ये भाई चैलेंज आ गया है, अब यहाँ पे यही एम्प्लॉयज़ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, मगर दे एम्प्लॉयज़ अगेन दे आर वर्किंग वेरी गुड विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, बट उनकी ये हरकतें भी हैं. तो इनको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ टू वर्कआउट और मैनेजर्स टू वर्कआउट एंड सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमास. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अच्छा, ख़त्म ही हो गया. तो ये सारी थी अपॉर्चुनिटीज़. पहली अपॉर्चुनिटी सबसे पहली कौन सी थी, रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक प्रेशर. एक मैनेजर रिस्पॉन्ड करेगा, ग्लोबलाइजेशन को डील करेगा, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को डील करेगा, कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा बाय डेवलपिंग द मेथड्स, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द एम्प्लॉयज़ देमसेल्फ हु आर डीलिंग विद द कस्टमर्स डायरेक्टली. एक होता है एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टली डील करते हैं, उनके लिए ज़्यादातर इम्प्रूव करेगा. लोगों के स्किल्स, पीपल स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दैन ये वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इनोवेशन एंड चेंज, कोप अप कर लेता है टेम्परेरीनेस से, एम्प्लॉयज़ को बैलेंस करवाता है वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने में,
क्रिएट करता है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, और फिर एथिकल इश्यूज जो भी राइज अप होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें सॉल्व करता है। ठीक है, ये सब कुछ था इसमें। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डेफिनेशन पढ़नी थी, साइंस डिसिप्लिन ये काम का नहीं है इसमें, इफेक्टिवनेस सक्सेसफुल मैनेजरल एक्टिविटीज़ ये काम का नहीं है इसमें। ठीक है, और ये जो है मैनेजर्स रोल्स स्किल्स ये मैम देगी नहीं, बिकॉज दे आर फ्रॉम द PMC एंड दे डोंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन देयर। सही है, ये सब कुछ था आज के लिए। लेट्स मूव अहेड टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ही जाएंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। रिकॉग्नाइज स्टेरियोटाइप्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इतने खास नहीं है, मगर ये जो टॉपिक है डिफाइन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। एक वर्क प्लेस के अंदर वुमेन भी वर्क करेगी, मैन भी वर्क करेगा। ठीक है, और वो साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, रिलीजियसली हर तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, हर अम्मी का शोर, हर तरीके से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक डाइवर्सिटी पैदा होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर। शोर। बहरहाल अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है डिस्क्राइब 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्कफोर्स। 2 मेजर होते हैं, एक होती है सरफेस लेवल, एक होती है डीप लेवल। सरफेस लेवल को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो कैसे परसीव कर रहा है थ्रू द स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, मगर अगर वो किसी चीज़ पे टाइट बिलीव कर रहा है तो उसे डीप लेवल देखा जाता है। थोड़ा और इजी वर्ड्स में समझाता हूँ मैं कि सरफेस लेवल डाइवर्सिटी वो सिर्फ इतनी होती है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि यार फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जहाँ पे सिंधी एम्प्लॉयज़ खड़े हुए हैं, मैं सब सिंधियों के पास जाकर खड़ा रहा हूँ क्योंकि मैं भी सिंधी हूँ। मैं मुहाजिरों के साथ क्यों खड़ा हूँ? स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है मैंने कि मुहाजिरों के पास जाऊँगा तो वो बेइज्जती कर देंगे, या वो ये कर देंगे, या फिर वो कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। मैंने डाइवर्सिटी की है सरफेस लेवल ऊपर। अब दूसरी डाइवर्सिटी आती है जो थोड़ी डीप होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है कि सच एस, अब ये डाइवर्सिटी आ गई है कि ये बंदा है मुहाजिर है, मैं हूँ सिंधी। सही है, अब सीन ऐसे हो रहे हैं कि भाई वो ऐसी वैल्यूज़ पे बिलीव कर रहा है कि सिंधी सारे उसके दुश्मन हैं। मैं उसके पास अगर जाऊँगा ना मुझे चमाट भी करा देगा, और मैं इस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ कि मुहाजिर सारे हमारे दुश्मन हैं। ठीक है, तो एक मैंने मतलब वो बनाया हुआ है सिस्टम फड्डे वाला फुल टाइम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ बनी हुई हैं थ्रू अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो दैट इज़ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ऑन द डीप लेवल। सही है, समझ आ गया? दैट आई डू बिलीव स्ट्रांगली, परसीव करने में, बिलीव करने में फ़र्क है। डाइवर्सिटी को मैनेज किया जाता है, 2 टाइप्स की हैं, हमें पता चल गया, उन्हें मैनेज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंसेस जो वैल्यूज़ और आपकी बिलीव्स के अंदर होती हैं वो होती हैं डीप लेवल, जो आपकी सिर्फ परसिशन के अंदर होती हैं वो होती हैं सरफेस लेवल। आपको पता है यार ये लड़की है, आप लड़के हो, आपको पता है ये लड़की है, ज़ाहिर सी बात है, बस। ठीक है, ये हो गया सरफेस लेवल। मगर आपको देख रहे हो कि यार ये लड़की है, कमज़ोर होगी, ये होगी, वो होगी, घटिया होगी, जो भी आप बोल लो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डीप लेवल डाइवर्सिटी। द वे यू रिफ्लेक्ट, the way people reflect to you is just a perception, but the way they reflect to you and that light you get from them, बहुत मेटाफोरिक जुमले बोल रहा हूँ, and the light you observe from them, that if bothers you, so that is deep level। समझ नहीं आएगा, छोड़ दो, आगे चलो वीडियो में। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे कि यूबीसॉफ्ट आ गई फ्रांस की, उसके अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे डिफरेंट वर्कफोर्स से, मुसलमान भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, सब कुछ है। डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इससे वो जो कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड होता है और सब लोगों को पसंद आता है, इवन इफ़ दे आर मुस्लिम, ज्यूज़, और फिर जो भी हो। ठीक है, सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। एंड कौन सी हैं कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे छोटे से, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का एक उर्दू में लफ्ज़ आता है, बड़ा प्यारा होता है। स्टीरियोटाइप इज़ ऑल अबाउट कि आपको देख रहे हो, आपने एक बंदा अगर टेढ़ा है तो सारे ही टेढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने देखा एक
कुत्ते ने मुझे हाथ लगाया, मैंने उसे हाथ लगाया, उसने मुझे काट दिया। तो मैंने स्टेरियोटाइप अब जहन में बना लिया है। स्टेरियोटाइप इज़ जस्ट अ परसेप्शन, ठीक है। मैंने ये बना लिया है कि जो भी कुत्ता होता है उसको हाथ लगाने से आपको वो काटेगा, ठीक है। वो अब ये गलत है। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं हाथ लगाने से काटते नहीं हैं, शरीफ कुत्ते, ठीक है। सो डाइवर्सिटी सॉरी, तो स्टेरियोटाइप्स जो हैं वो काफ़ी होते हैं ग्रुप्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिससे प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है, सिटीजनशिप पे फ़र्क आ जाता है, सिटीजनशिप बिहेवियर पे फ़र्क आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, टर्नओवर बढ़ जाता है इवन। अब एक कंपनी का आपके बारे में सुना है कि यार यहाँ आपको तनख्वाह 4 महीने बाद मिलती है, 4-5 दिन डिले होके मिलती है। नाउ दैट्स अ स्टीरियोटाइप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। मगर ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। अगर एक में हो रहा है तो सब में नहीं होगा। सारी जॉब्स में ऐसा नहीं होता। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं आपको टाइम पर मिल जाएगी सैलरी, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेरियोटाइप आपको पता है क्या होता है, ठीक है। हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन, ठीक है। जैसे हम स्टेरियोटाइप कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेरियोटाइप का क्या एग्जाम्पल होगा? हाँ, स्टेरियोटाइप का ये एग्जाम्पल है कि हमने देखा एक मुसलमान, उसने बम फाड़ा, धमाका किया, अल्लाह अकबर तो अब वो टेररिस्ट है। अब सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, एक बंदे के पीछे हमें सारे मुसलमान बोल दिए टेररिस्ट है। तो ये स्टेरियोटाइप है। एक बंदा ख़राब था, उसको ठीक करो। तो ये एक चैलेंज भी आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपॉर्चुनिटी बन के। ये पॉइंट अच्छा है, डाल सकते हो उसमें। तो दीज आर द स्टेरियोटाइप एंड दे डू फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सो स्टेरियोटाइप्स कुछ यहाँ लिखे हुए हैं एग्जाम्पल वाइज, वो हम देख लेते हैं कि स्टेरियोटाइप्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो ऐसा होता है कि मॉकरी और इंसल्ट्स किया जाता है। जैसे कोई पठान होगा तो हमें सब ये पता है कि सारे पठान जो हैं दिमाग के थोड़े फारिग होते हैं। ऐसा नहीं है, स्टेरियोटाइप है ये। काफ़ी ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो वी डू मॉक देम, क्या भाई पठान आ गया, ला 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 ला, ठीक है। इंसल्ट करते हैं कि पागल आ गया, ऐसा ये आ गया। जोक्स होते हैं, इंटिमिडेशंस होते हैं, कभी कभी हम बुली कर लेते हैं, कभी कभी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कर लेते हैं, कभी कभी इनसिविलिटी बिहेवियर शो करते हैं। अब हमने देखा कि भाई ये सिंधी है, हमने एक सिंधी मैंने देखा कि भाई इसने ये हरकतें की थी। अब मैं सब सिंधियों के बारे में ऐसा बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो अब जब भी मेरे पास कोई भी सिंधी आएगा जो कि ऐसा था भी नहीं है, उसको मैं डिसरिस्पेक्ट वे में ट्रीट करूँ तो पता चल जाता है कि मैंने इनसिविल बिहेवियर किया है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एक दफ़ा रीड करोगे, बहुत ही सिंपल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 8। आते हैं नाइन्थ में अंदर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। हाँ, ये तो पता है, एज, जेंडर, डिसेबिलिटी। इसके हिसाब से भी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कि एज है, 60 साल का बुड्ढा है, 20 साल का जवान है, 60 साल वाले बुड्ढे को तंग करते हैं आके उसके पास चलो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी खास नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तंग करते हैं। ऐसे ये होती है, बस जेंडर के बेसिस पे होती है, बायोलॉजिकल। और अच्छा, ये ओबी से कैसे रिलेटेड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से? जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, रेस और एथनिसिटी सोशल वाइज इफेक्ट कर रही है सारी सोशल नेशन को। रेस और एथनिसिटी रिलेट कर रही है ओबी से भी। रेस और एथनिसिटी के इश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के थ्रू। सो ओबी से हर टाइप का जो है बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक वो डील करता है। सही है। अब आ चलते हैं आगे 13 पे। डिसेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, पता है। अदर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जैसे टेन्योर हो गया, रिलीजन हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें आ गई, ठीक है। जैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन को टच करती हैं। रीड करने का काम है और कुछ भी नहीं है, साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। 16 और 16 के अंदर हमें बताया जाए कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास फिजिकल एबिलिटी होती है। मेरा एक टीचर था, मैंने कहता था यार आप ऐसा पढ़ो, ऐसे स्किल्स बनाओ कि आप दिमाग से काम लो, हाथ कम चलाओ, दिमाग ज़्यादा चलाओ। या तो अगर आपका जहन नहीं करता काम तो फिर कुछ ऐसा सीख लो कि आप हाथ ज़्यादा चलाओ, दिमाग ना चलाओ, ठीक है। तो दिमागी काम जो होते हैं वो होते हैं थिंक करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर डिफरेंट, स्ट्रेटजी बिल्डिंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मगर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर हमें काम आती हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है,
हमारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं हमारे वो क्या हैं। तो फिज़िकल एबिलिटीज़ अलग होती हैं और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ अलग होती हैं। तो फिज़िकल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ पे बिलीव करती है कि वी नीड फिज़िकल मैन पावर, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं जो कि सिर्फ इंटेलेक्ट पे काम करते हैं। जैसे कि बहुत क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो उस पर ही काम कर रही है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, रिलेट करना है हर एक बात को उससे। हाँ, अब आते हैं एक इम्प्लीकेशंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रीड करेंगे एक एक लाइन को समझ आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। मैनेजर्स जो हैं उनके लिए कुछ, उर्दू में क्या कहते हैं इम्प्लीकेशंस को, यार इम्प्लीकेशन उर्दू में क्या कहते हैं, रुको मतलब फेसबुक चल रहा। इम्प्लीकेशन इन उर्दू मज़मरात आता पोशीदा मायने भाई क्या है, छोड़ो भाई, छोड़ो। इम्प्लीकेशन की मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है इसकी? अनदर वर्ड फॉर सिनोनिम डिस्कवर इंडिकेशन। हाँ, इंडिकेशंस। बहरहाल सुनो, मैनेजर्स जो हैं उन्हें कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है, ताकि हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, हर किस्म का स्टेरियोटाइप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आ जाता है तो उसे डील किया जाए। सबसे पहले उसे सीखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ हैं या नहीं। अगर हैं तो उसे अंडरस्टैंड करो और उसे शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले, लोगों को जो आपके अंदर काम कर, आपके साथ काम कर रहे हैं, कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन कुछ पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद आप, सेकंड पॉइंट है, एक्सेस करो और चैलेंज करो अपने स्टेरियोटाइप बिलीव्स को, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी हो जाए। भाई आपको अगर स्टेरियोटाइप हो, आप अगर किसी चीज़ के बारे में, देन गो अहेड एंड टॉक विद दैट पर्सन, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दैट एंड यू मे इवन एलिमिनेट दैट स्टेरियोटाइप आउट ऑफ योर लाइफ। तो लाइक इससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, द वे यू जज पीपल वो अच्छा हो जाता है आस्ते आस्ते। मैनेजर को है वो करना चाहिए कि वो ऑब्जर्वल बिहेवियर, जो ऑब्जर्विटी है जो उसकी, मतलब जिस तरीके से वो लोगों को, जिस अंदाज से वो देखती थी, जिस अंदाज से वो देखता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वाइज कंसीडर करो या किया जाए उसे, या किसी भी कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी वाइज कंसीडर किया जाए उसे, तो ये सब कुछ वो देखे पहले, ठीक है, और फिर इनके आगे देखे। मतलब अगर देख रहा है कि भाई ये बंदा चल नहीं सकता, तो उसकी ना चलने वाली बात को ना देखो, आप आगे जाओ, लुक व्हाट एल्स ही कैन डू, ठीक है, आगे जाके फिर अपनी मैनेजमेंट डिसीजंस बनाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मोस्ट कंसीडर्ड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये जो चीज़ें ये छोड़ दो, आगे जाओ, इंडिविजुअल की असल कैपेबिलिटी चेक करो ब्रो, और फिर जो है अपनी मैनेजमेंट डिसीजन बनाओ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुली इवेल्युएट व्हाट accommodations a person with disabilities will need and fine tune a job to a। हाँ, एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो पहले तो देखे कि एक बंदा जो है, अगर उसकी कंपनी के अंदर डिसेबल्ड है, तो उसके लिए उसके हिसाब की जॉब ढूंढ ले। अगर एक बंदा है, उसका लेफ़्ट हाथ नहीं है और उसकी जॉब ये है कि उसे एक कार्डबोर्ड बनाना है, पेपर पे कुछ लिखना है, कुछ डिज़ाइन वगैरह देना है, तो भाई उसकी जॉब ही चेंज कर दो कि वो ऐसी जॉब कर सके, ऐसा काम कर सके कि एक हाथ से भी हो जाए, ठीक है। ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, हमने सारा पढ़ा शुरू से, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सारा का सारा रीड का है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इसमें कौन सा है, वो ये है कि इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ के अंदर कॉन्ट्रास्ट करना है कि इंटेलेक्चुअल कैसी होती हैं, फिजिकल कौन सी होती हैं, और हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शुड मैनेज डाइवर्सिटी इफेक्टिवली। ये आखिरी पॉइंट जो था कि मैनेजर जो है वो ये चीज़ें करेगा तो मैनेज कर लेगा डाइवर्सिटी इफेक्टिवली, ठीक है। और स्टेरियोटाइप्स कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं और फिर उन्हें अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सेंस के अंदर, वो भी बहुत ही ईजी है। और 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्या था, सरफेस लेवल, डीप लेवल, बहुत ही सिंपल था, सारा का सारा चैप्टर ये था। चैप्टर 1 और 2 कवर हो गया इस वीडियो में। अगली वीडियो में चैप्टर 3 और 4 कवर होगा। 3 तो बिल्कुल काम का नहीं है, 4 काम का है और 5 भी काम का है, ठीक है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा।